हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्वालिटी पावर का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। समझेंगे क्वालिटी पावर करती कहाँ है, कौन कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, पावर जनरेशन इकोसिस्टम में ये कहाँ फिट बैठती है। देन इसके अलावा हम इस कंपनी का नीश वगैरह देखेंगे। देन हम लोग इनका कैपेक्स वगैरह का भी डिस्कशन करेंगे, फ्यूचर आउटलुक का डिस्कशन करेंगे। फाइनली जाके हम लोग इनका फ्यूचर कैलकुलेशन करके देखेंगे फॉरवर्ड पी कितना बनता है, पेग रेशियो कितना बनता है, किस स्पीड से ये कंपनी ग्रो कर सकती है। एंड फाइनली हम लोग इस डिसीजन को लेंगे कि क्या आज के टाइम पे कंपनी सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है या महंगी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, और क्या कंपनी से बेटर अपॉर्चुनिटी आज के टाइम पे मार्केट पे अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कंपनी बनाती क्या है, इनका कोर स्पेशलाइजेशन क्या है। तो इनका दो कोर स्पेशलाइजेशन है आज के टाइम पे। एक है आपको हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, जैसे कि आपको रिएक्टर्स बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स बनाते हैं। मैं आपको नीचे में एक एक कंपोनेंट का बताऊंगा डिटेल में। देन आपको ये पावर क्वालिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे स्टैटकॉम्स वगैरह हो गया, एसवीसीज वगैरह हो गया। ये सब और कुछ नहीं, ग्रिड को स्टेबल करने में यूज होता है। देन इनका जो ग्लोबल रीच है एंड क्लाइंट बेस, ये भी काफी अच्छा है। ये आज के टाइम पे 100+ कंट्रीज में ऑपरेट करते हैं। नॉट ओनली दैट, अगर सेक्टर्स इनका आप देखोगे तो पावर यूटिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, देन हैवी इंडस्ट्री एंड रेलवे एंड डेटा सेंटर। अगर इस कंपनी के काम को आपको समझना है ना, तो यहाँ पे दो टर्म्स आपको समझना पड़ेगा। पहला है एचवीडीसी एंड सेकेंड है फैक्ट। देखिए, एचवीडीसी का मतलब होता है कि पावर को बहुत दूर तक भेज पाना, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर। यहाँ पे एचवीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट। जैसे कि आपको नाम से पता चला होगा, वोल्टेज बहुत हाई होगा और वो डायरेक्ट करंट होगा। करंट दो टाइप्स का होता है, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को अगर हम बहुत दूर तक भेजेंगे तो पावर का लॉस होगा। उसको बचाने के लिए क्या किया जाता है कि आपको अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट किया जाता है, हाई वोल्टेज, ताकि उसे दूर तक भेजा जा सके। एंड नॉट इवन दूर तक भेजा जा सके, अंडर द सी भी भेजा जा सके। ठीक है, मैं एक आपको इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। देखिए, सोलर फार्म्स वगैरह में क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका मॉड्यूल वगैरह है वो आपको डीसी पावर जनरेट करता है, समथिंग अराउंड 800 वोल्ट का। लेकिन हम अगर 800 वोल्ट डीसी करंट को डायरेक्ट भेजेंगे तो वो तुरंत ही बर्बाद हो जाएगा, वो पहुंचेगा ही नहीं अपने डेस्टिनेशन तक। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसे 6 लाख वोल्ट तक लेके जाना पड़ेगा। और आज तक कोई ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं बना है जो कि आपको डीसी वोल्टेज को अप कर सके। तो वहां पे क्या आएगा, ट्रांसफार्मर का यूज आएगा। ठीक है, दैट इज वोल्टेज को अप करने के लिए। एंड इन्वर्टर का भी यूज पड़ेगा। इन्वर्टर का यूज क्यों क्या होता है, आपको डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में बदलने के लिए। तो सबसे पहले क्या होगा, जो आपका मॉड्यूल से 800 वोल्ट का डीसी करंट बन रहा है, उसको इन्वर्टर का यूज करके एसी करंट बनाया जाएगा। ठीक है, देन वहां पे आएगा उसको बूस्ट करने का काम, जो कि ट्रांसफार्मर करेगी, और उसे आपको 4 लाख 8 लाख वोल्ट तक लेके जाया जाएगा। देन फाइनली उसे डायरेक्ट करंट में बनाया जाएगा रिएक्टर यूज करके। पहले इन्वर्टर यूज करके डीसी टू एसी बनाया गया, देन आपको ट्रांसफार्मर यूज करके उसको बूस्टअप किया गया, एंड देन फाइनली रिएक्टर यूज करके उसको अगेन आपको एसी टू डीसी कन्वर्ट किया जाएगा। एंड वो जो डीसी करंट है वो आपको एचवीडीसी टेक्नोलॉजी के थ्रू जाएगा आपको बहुत दूर तक, क्योंकि आजकल का जो विंड फार्म, सोलर फार्म होता है वो सिटी एरिया से बहुत दूर होता है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा एचवीडीसी टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, ये बेसिकली आप यहाँ पे क्लियर कट पढ़ सकते हो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिसिटी लॉसेस पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, एचवीडीसी अलाउज मैसिव अमाउंट ऑफ पावर टू ट्रैवल थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर एंड इवन अंडर द सी विथ ऑलमोस्ट नो लॉस। ठीक है, और यहाँ पे इनका, जैसे आप देख रहे होंगे, हाई वोल्टेज इक्विपमेंट सब काम आता है। उसका हम धीरे धीरे आगे जाके डिटेल में देखेंगे यूजेस वगैरह। देन आता है फैक्ट, फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम। ये क्या चीज है? देखिए, फैक्ट आपको कुछ सेट ऑफ डिवाइसेस वगैरह आप समझ लो, जो कि हेल्प होता है ग्रिड को स्टेबल रखने में। स्टैटकॉम्स वगैरह सुने हो ना, ये और कुछ नहीं, फैक्ट डिवाइस है जो कि आपको ग्रिड को स्टेबल रखने में काम आता है। ये क्या है? ग्रिड शॉक एब्जॉर्बर। देखिए क्या होता है, अगर आप देखोगे तो दिन में बहुत टाइम ना, जैसे सोलर प्लांट का एग्जांपल लेते हैं, तो क्लाउड आ जाएगा तो कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, सुबह के टाइम में कम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा, शाम के टाइम में कम होगा, दिन में बहुत ज्यादा होगा। तो फ्लक्चुएशन होगा काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में। तो उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको स्टेबल रखने के लिए फैक्ट डिवाइसेस का यूज पड़ता है, जैसे कि स्टैटकॉम्स वगैरह हो गया।
अब हम लोग आते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। देखिए, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से होगा ना, तो ये चीज आपको शायद लग रहा होगा कि साला डीसी करंट कहां से आ गया। पहले तो अल्टरनेटिव करंट यूज होता था। देखिए, पहले के जमाना में क्या था ना, हमारे पास ऐसे डिवाइसेस नहीं थे कि जो 4 लाख वोल्ट जनरेट कर सके और 4 लाख वोल्ट को कंट्रोल कर सके। तो आज के टाइम पे हमारे पास ये फैसिलिटी है, ऐसे ऐसे डिवाइसेज हैं। तो पास्ट के टाइम में क्या हुआ था ना कि अल्टरनेटिव करंट जीत गया था। जैसे आपने देखा होगा, 2 साइंटिस्ट का नाम सुना होगा आपने, एक है निकोला टेस्ला एंड सेकेंड है थॉमस अल्वा एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन को आप डीसी करंट से एसोसिएट कर सकते हो, निकोला टेस्ला को आप एसी करंट से एसोसिएट कर सकते हो। इन पे एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंट्री आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, सर्च करके देखिएगा इन दोनों के वार के बारे में, आपको बहुत समझ में आएगा। तो उस वक्त क्या हुआ था ना, भले ही निकोला टेस्ला के जीते जी नहीं, लेकिन जब वो नहीं रहे थे उनके बाद अल्टरनेटिव करंट डीसी करंट को टोटली रिप्लेस कर दिया था। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिव करंट को आप दूर तक भेज सकते हो विदाउट लॉस, लेकिन वो डीसी करंट के साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर खेल पूरा पलट गया जब हम डीसी करंट को हाई वोल्टेज पे लेके चले गए। जब डीसी करंट को हाई वोल्टेज पे लेके चले गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसका लॉस कम हो गया एंड इट बिकेम बेटर कंपेयर टू अल्टरनेटिव करंट व्हेन इट्स कम टू ट्रांसमिशन। ये चीज आप याद रखिएगा। अब हम आते हैं क्वालिटी पावर का मोड वगैरह देखते हैं। देखिए, सबसे तो पहला आप ये समझिए, ये बहुत ही हाई एंट्री बैरियर वाला है। जो हाई वोल्टेज वाला सेगमेंट है ना, उसमें काम करने के लिए कम से कम 5 से 10 साल का आपको ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी आप काम कर सकते हो। पहला चीज ये हो गया हाई एंट्री बैरियर। और इनका सबसे बड़ा बात क्या है कि 120 कंट्री में इनको अप्रूवल मिला हुआ है। देन आपको ग्लोबल ओलिगोपोली, इस कंपनी का आप एक बात समझ सकते हो कि आज के टाइम पे बहुत ही कम कंपटीटर है। स्पेशली जो कंपटीटर है ना, वो चाइना के 5 6 7 कंपनी होंगे मैक्स टू मैक्स, और इनको उतना बड़ा कंपटीशन नहीं है आज के टाइम पे। एंड इनको चाइना +1 के वजह से फ्यूचर में काफी एडवांटेज हो सकता है। देन आते हैं थर्ड थिंग, जो कि है टेक्नोलॉजिकल डेप्थ। इन्होंने रिसेंटली बहुत सारे कंपनी का एक्विजिशन किया हुआ, जैसे एंडॉक्स वगैरह हो गया। तो उससे इनको किस कंपनी को क्या मिला है, फुल स्टैक मिल चुका है। मतलब सब तरह का पावर इक्विपमेंट हाई वोल्टेज वाला ये बनाते हैं आज के टाइम पे। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स, रिएक्टर्स, एवरीथिंग, सेंसर्स वगैरह सब कुछ बनाते हैं ये। देन आपको इनका कॉस्ट लीडरशिप वाया बैकवर्ड इंटीग्रेशन, रिसेंटली ये बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी कर रहे हैं। उससे इनको क्या फायदा हुआ कि अपने रॉ मटेरियल बाहर से मंगाते हैं, उसमें डिले से ये बचेंगे, ये कमिटमेंट दे सकेंगे, अपना इबिटा मार्जिन इनका बढ़ेगा। तो इस हिसाब से कंपनी का मोड सब आपको बहुत अच्छा है। कंपनी आज के टाइम पे कंपटीशन कम वाले जगह पे है, बैरियर टू एंट्री बहुत है। तो ये इस चीज में कंपनी को आपको थम्स अप तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। देन एक सबसे बड़ा चीज समझते हैं इस कंपनी के, आपको अगर प्रोडक्ट को समझना है ना, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा कि पावर जहां से जनरेट होता है और जहां यूज होता है, ठीक है, उसको 4 स्टेज में हम लोग डिवाइड करेंगे और समझेंगे इनका कौन सा सामान, कौन सा प्रोडक्ट कहां पे यूज होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जनरेशन वाला पार्ट। जनरेशन कहां होगा, सोलर एंड विंड फार्म्स में। तो वहां पे इनका एक प्रोडक्ट है स्टैटकॉम, वो बनाती है इनका एक इंडॉक्स करके कंपनी। इसका काम क्या होता है, वोल्टेज जो अप डाउन होगा क्लाउड सबके वजह से, विंड के स्पीड के वजह से, उसको फिक्स करना इंस्टेंटली। देन आता है हार्मोनिक फिल्टर्स। देखिए, आपको अभी जस्ट मैंने एक बात बताया था कि वो जो डायरेक्ट करंट है उसको कन्वर्ट किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट में, उसका वहां पे यूज होता है इन्वर्टर का। और इन्वर्टर काफी नॉइज क्रिएट कर देता है, तो उसको आपको रिमूव करने के लिए इनका हार्मोनिक फिल्टर्स का काम होता है। देन आपको जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स आपको द बूस्टर यहां पे देख रहे होंगे। इस ट्रांसफॉर्मर का काम होता है, ये जो आपको वोल्टेज है यहां पे जो बना, ये एसी वोल्टेज, इसको बूस्ट अप करने का, ठीक है, इसको बूस्ट अप किया जाएगा। तो ये हो गया जनरेटर ट्रांसफॉर्मर। तो आप देख रहे हो ना, और ये सब काम आपको वहां पे हो रहा है जहां पे पावर जनरेट हो रहा है। वहां पे इनका 3 प्रोडक्ट आपको दिख लिया, स्टैटकॉम जो कि आपको पावर को स्टेबल करेगा, हार्मोनिक फिल्टर जो कि नॉइज हटाएगा जब करंट डीसी टू एसी कन्वर्ट होगा। देन आता है जनरेटर ट्रांसफॉर्मर, ये क्या करेगा, बूस्टर वाला काम करेगा। अब आते हैं सेकेंड काम ट्रांसमिशन में। ट्रांसमिशन हुआ HVDC। अब क्या हुआ, वोल्टेज आपका 6 लाख 7 लाख वोल्टेज पे जा चुका है करंट। अब यहां से उसे भेजना है,
उसे भेजना है तो हमें प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। प्रिकॉशन में क्या क्या लेना पड़ेगा और इसका कौन कौन सा डिवाइस यहाँ पे आएगा वो देखिए। सबसे पहला है शंट रिएक्टर। देखिए जब 6 लाख वोल्ट होता है ना तो एक फेरेंटी इफेक्ट करके आपको एक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए, उससे क्या होता है कि वोल्टेज खुद ब खुद बढ़ सकता है, तो उसको बचाने के लिए शंट रिएक्टर का यूज होता है। ये क्या करता है, एक्सेस वोल्टेज आपका एब्जॉर्ब कर लेगा। देन आपको वेव ट्रैप, देखिए जब वो पावर भेजा जा रहा है ना वायर के थ्रू, तो ये समझो बस पावर नहीं भेजा जा रहा है, उसके साथ एक दो केबल ऐसा होगा जिसके थ्रू डेटा भी भेजा जाएगा, इंटरनेट एंड देन मोबाइल का भी यूज होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या होगा, वेव इंटरफेरेंस ना हो उसके लिए गेट कीपर करके और समझ सकते हो वेव ट्रैप करके एक आपको प्रोडक्ट इनका यूज में आता है। देन इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या हो गया, इंसुलेटर वो है जो कि आपको मेटल टावर को टच ना कर ले इनका वायर, उसमें काम आता है। अब आ गया सब स्टेशन पे पावर। सब स्टेशन पे आया तो क्या होगा, सबसे पहला काम होगा पावर को मेजर करना कि कितना पावर हमें मिल रहा है, ताकि उसी हिसाब से तो बिलिंग होगा ना। और वहां पे काम आता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, सिंपल भाषा में समझे तो मेजर द मैसिव करंट एंड वोल्टेज फॉर बिलिंग एंड सेफ्टी सिस्टम। देन सेकंड आता है जीआईसी एंड स्विच गियर। ये आपको ट्रैफिक लाइट को बोल सकते हो, सेफली स्विच करता है सर्किट का ऑन ऑफ, और ये मेहरू आज के टाइम पे डेवलप कर रही है। देखिए मैं आपको जीआईएस एंड स्विच गियर बताता हूं क्या होता है। देखिए जीआईएस आपको एक टेक्नोलॉजी है जो कि आपको प्रोवाइड करती है कि आप कम से कम जगह में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को फिट कर सको। जैसे आप देखोगे आपको वायर्स को रखने के लिए थोड़ा दूरी चाहिए ताकि वो करंट डेवलप ना हो जाए दोनों वायर के बीच में। एयर रेजिस्टेंस थोड़ा क्या बोलते हैं कम होता है कंपेयर टू गैस रेजिस्टेंस। तो यहां पे क्या किया जाता है, आई थिंक SF6 करके कोई गैस यूज किया जाता है जिससे रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाता है, वायर सबको आप बहुत क्लोजली लगा सकोगे। तो GIS इज दैट थिंग जिससे आपको कॉम्पैक्ट जगह पे ज्यादा से ज्यादा वायर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को रखा जा सके, दैट्स ऑल। देन पावर ट्रांसफार्मर का काम क्या होगा, ये स्टेप डाउन करेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमें तो फाइनली सिटी में यूज करना है। सिटी में कितना यूज होता है, 220 वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग आते हैं लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्री। यहां पे क्या होगा, फैक्ट्री सिटीज वगैरह में ये पहुंचेंगे तो वहां पे आएगा कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर, ठीक है। और वहां पे क्या काम होगा, ये एक फायर प्रूफ ट्रांसफार्मर है जो कि मॉल बिल्डिंग सबके इनसाइड होता है और ये सेफ्टी प्रोवाइड करता है। आप इतना समझ लीजिए ये एक सेफर ट्रांसफार्मर है जो कि आपको मॉल सबके जगह पे होगा। देन आता है कैपेसिटर बैंक एंड APFC। ये आपको एक तरह से बूस्टर का काम करता है जिससे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल रिड्यूस हो। देन IoT सेंसर, ये सब कुछ को चेक में रखता है, जैसे नाम से पता चलो कि सेंसर है, सब चीज का हेल्थ का ध्यान रखता है, दैट्स ऑल। तो आपको इनका पूरा पावर जर्नी में कौन सा इक्विपमेंट कहाँ यूज हो रहा है वो समझ में आ गया होगा। आई होप नहीं आया होगा तो एक बार रीड कर लीजिए एक एक जगह पे पॉज करके। आई थिंक मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। अब हम लोग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका देखते हैं डिटेल में। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ज्यादा समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहला इनका प्रोडक्ट है रिएक्टर। रिएक्टर बेसिकली कुछ नहीं, शॉक एब्जॉर्बर आप समझ सकते हो, यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइन टू प्रिवेंट हाई वोल्टेज फ्रॉम डैमेज इक्विपमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया फेरेंटी इफेक्ट की वजह से वोल्टेज अपने आप बढ़ते जाएगा अगर रिएक्टर जैसा कंपोनेंट वहां पे नहीं होगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ये क्या है, बिलिंग करने का काम करता है, ठीक है, और इसे आपको मेहरू बनाती है। थर्ड है आपको स्टैटकॉम एंड SVC, एक्टिव ट्रैफिक कंट्रोलर, क्रिटिकल फॉर कनेक्टिंग सोलर पावर फार्म्स एंड विंड फार्म टू द ग्रिड विदाउट कॉजिंग ब्लैकआउट्स। ये आपको क्या करती है, पावर को स्टेबल वगैरह बनाती है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। हार्मोनिक फिल्टर्स का भी मैंने काम बता दिया था, वो क्या होता था, DC करंट को जब अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करते थे तो उससे नॉइज क्रिएट होता था, उसी को फिल्टर करता है हार्मोनिक फिल्टर्स। देन आप अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो उनका देखोगे डीप डाइव 2, तो यहाँ पे आपको कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर मिला था। कास्ट रेजिन ट्रांसफार्मर का कहाँ यूज होता है, आपको मॉल्स वगैरह में, ठीक है। और ये सेफ आपको ट्रांसफार्मर है, इसमें आग वाग लगने का डर नहीं होता है, दैट्स ऑल। वेव ट्रैप क्या हुआ, वो जो वायर के थ्रू में इलेक्ट्रिसिटी भेज रहे हैं और सेम उसी के आसपास एक वायर के थ्रू में डेटा वगैरह भेज रहे हैं, उन दोनों का वेव साथ में इंटरफेयर ना करे, तो उसके लिए बनाया गया है वेव ट्रैप। देन IoT एंड एज डिवाइस। IoT क्या है, ये सेंसर्स वगैरह है जो कि आपको सिस्टम
सिस्टम का हेल्थ वगैरह चेक करेगा और मेक श्योर करेगा कि ये अच्छा रहे। देन आप देखोगे ट्रांसफार्मर एक्सेसरीज, ये लोग दूसरे कंपनीज को बना के बेचते हैं। आप पॉज करके थोड़ा पढ़ लीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा कंपनी के बारे में। बट आई होप कि मैं आपको काफी क्लैरिटी दे रहा हूं। अगर दे रहा हूं तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। थैंक यू। और आगे आते हैं, अब कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड कैपेक्स डिटेल देखते हैं। अगर यही यहां पे अगर हम लोग डिटेल से समझेंगे ना, तो हमें इनका फॉरवर्ड आउटलुक निकालने में आसानी पड़ेगा कि बेस्ड ऑन दीज नंबर्स कंपनी क्या कर सकती है आगे। तो सबसे पहले है उनका सांगली महाराष्ट्र। उनका क्या बोलना है कि करेंटली हम लोग 160 करोड़ का रेवेन्यू करते हैं और उसको हम 9x तक इंक्रीज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इनका पीक रेवेन्यू बनेगा 1500 से 2000 करोड़। आई थिंक समथिंग अराउंड 1600-1700 करोड़ बनता है, पर आई थिंक बेटर कर लेंगे, थोड़ा ज्यादा मार्जिन वाला होगा तो 2000 करोड़ का ये कर लेंगे वहां पे। कंप्लीशन Q2 FY27 दैट इज नेक्स्ट ईयर H1 में ये कंप्लीट हो जाना चाहिए। भिवाड़ी राजस्थान में मेहरू इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर वाला है, आज के टाइम पे 100% यूटिलाइजेशन पे काम चल रहे हैं वहां पे, और उसको 45% ये इंक्रीज करने वाले हैं। ये आपको कुछ ही दिन में कंप्लीट होने वाला है, मार्च अप्रैल 2026 में। वहां से इनका आएगा 450 करोड़ का रेवेन्यू। मे बी नेक्स्ट ईयर दे कैन डू 1200-1300 करोड़ का तो रेवेन्यू कर लेंगे मुझे लगता है इस हिसाब से, एटलीस्ट अगर इनका क्या बोलते हैं ऑर्डर बुक ठीक ठाक फुलफिल रहा तो। देन कोची केरला में ये लोग कास्ट रेजिन बना रहे हैं, डबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज वहां पे कर रहे हैं, और वो कंप्लीशन हो जाएगा आपको नवंबर 25 में, जो कि आई थिंक हो गया होगा। ठीक है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैग्नेटिक वायर्स एंड सीटीसी, ये एक कंपोनेंट है, ये इनका रॉ मटेरियल है जो कि आपको ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होता है। और ये आज के टाइम पे बाहर से मंगवाते थे, अब ये खुद का बनाएंगे ताकि इनका रॉ मटेरियल पे कंट्रोल, रॉ मटेरियल पे अगर कंट्रोल होता है तो कंपनी ज्यादा एग्रेसिवली बिड कर सकती है, मार्जिन ज्यादा होगा। दे नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। क्या होता है ना कि कभी कभी ये लोग ऑर्डर कर देंगे लेकिन सामान में डिले हो जाएगा, तो ये डिले नहीं होगा। जो सामान इनको 4 हफ्ते में मिलता था, 2 महीने में मिलता था, वो अब इनको इमीडिएटली मिल जाएगा बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट। और इसका कंप्लीशन होना है Q3 FY26 पे। तो FY27 तक इनका मैक्सिमम आपको कैपेक्स डन रहेगा। FY28 में आप समझ सकते हो ये फुल कैपेसिटी पे काम कर सकते हैं अगर इनका ऑर्डर बुक बिल्डअप वैसा हुआ तो बेस्ड ऑन दैट दे कैन क्लिक एटलीस्ट 2000 से 2500 करोड़ का रेवेन्यू कर सकते हैं, अनलेस ये फर्दर कैपेक्स ना करे। अब हम लोग आते हैं कुछ इनका न्यू मेजर ऑर्डर्स वगैरह देख लेते हैं। जैसे इन्होंने एक रिसेंटली बोला था हमें एक इंटरनेशनल ऑर्डर भी मिला है रिहैंड डैडरी HVDC लिंक का, स्मूदिंग रिएक्टर्स का वहां पे इनको मिला हुआ है। देन आपको G20 नेशन अवार्ड देखोगे तो ये एक तरह से इंटरनेशनल हो गया, यहाँ पे कन्वर्टर रिएक्टर्स ये बनाएंगे। ठीक है। देन आपको फैक्ट ऑलरेडी मैंने बता दिया, ग्रिड इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे इनको मिला है स्वीडिश स्टील फैसिलिटी यूरोप, डेनमार्क ग्रिड। और इनको जो इंटरनेशनल ऑर्डर मिलता है ना उसमें मार्जिन ज्यादा बेटर होता है। डेनमार्क से इनको मिला है ग्रिड इक्विपमेंट का, पावर क्वालिटी सिस्टम, डेटा सेंटर और रिन्यूएबल्स। तो इनको ऑर्डर ठीक ठाक मिल रहा है, इंडिया से भी मिल रहा है, बाहर भी मिल रहा है, डेटा सेंटर से भी मिल रहा है पावर क्वालिटी सिस्टम्स के लिए। तो वेल गुड। पावर क्वालिटी सिस्टम क्या है, जो फैक्ट है ना, दैट इज पावर क्वालिटी सिस्टम, आप समझ लो एक तरह से। ऑर्डर बुक रिव्यू एज ऑफ Q2 FY26, ये 830 करोड़ का आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन उसके बाद भी कंपनी ने एक्सचेंज पे डाला था, लगभग उनको 40 करोड़ का और ऑर्डर बुक मिला है, ऑर्डर मिला है। तो इस हिसाब से ऑर्डर बुक 870 करोड़ का बनता है। विजिबिलिटी 12 मंथ का है, एग्जीक्यूशन 95 to 100% of this order backlog is expected to be executed by Q2 FY27। इसका मतलब क्या है, कंपनी 210-220 करोड़ का रेवेन्यू हर क्वार्टर एटलीस्ट करेगी बेस्ड ऑन दिस। ठीक है। और ऑर्डर बिड पाइपलाइन पे कंपनी ने क्या बोला, बिड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट हम वो ऑर्डर्स नहीं लेना चाहते हैं जिसका डिलीवरी 12 महीने के बाद हो। ये बात आप समझ लो। क्यों? क्योंकि क्या होगा ना कि अगर हम ज्यादा आगे का ऑर्डर ले लेंगे, मुझे 2 साल का ले लिया, क्या पता रॉ मटेरियल का प्राइस भाग गया, हमने तो आज के टाइम से सस्ते दाम पे लिया हुआ, आज के दाम से लिया हुआ, मान लो 20-30% अगर इंक्रीज हो गया तो हमारा तो मार्जिन चला जाएगा। तो ये रिस्क हम लेना नहीं चाहते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम 12-13 महीने का लेना चाहते हैं ऑर्डर बुक, दैट इज
दैट्स ऑल, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रेटेजिक टेलविंड्स एंड बेनिफिट्स। तो देखिए सबसे पहले जो है ना इनका ग्लोबल ग्रिड मॉडर्नाइजेशन, आजकल हर जगह आपको ग्रिड मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, वो इंडिया में ले लीजिए, वो आप ग्लोबल में ले लीजिए, इन्हें यूरोप वगैरह में ना लगभग 6% के CAGR से ये बढ़ रहा है आज के टाइम पे, और ऑलरेडी इनका 100+ कंट्रीज में अप्रूवल है, तो दे कैन बेनिफिट अ लॉट फ्रॉम इट। रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी भी इनका ठीक ठाक इंटीग्रेट हो रहा है, हर जगह देखोगे इंडिया में ये ठीक ठाक टारगेट 18% से बढ़ने वाला है। तो दीज ऑल थिंग्स कैन बेनिफिट देम। जैसे रेन्यूएबल्स को नीड होता है स्टैटकॉम्स का, जैसे कि मैंने आपको अभी कि ग्रिड को स्टेबल रखने के लिए इनका बहुत सारा कंपोनेंट का यूज पड़ता है, स्टैटकॉम्स वगैरह सबका, ठीक है। तो वहां पे ये अपना जो है प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जहां पे भी सोलर फार्म है, विंड फार्म है। मैंने डिटेल में बताया आपको कि जब पावर जनरेट होता है, आगे जाके देख लीजिए कौन कौन सा इनका प्रोडक्ट यूज होता है। देन HVDC सुपर हाईवे, यहाँ पे भी मैंने बताया था इनका रिएक्टर वगैरह यूज होता है पावर को एब्जॉर्ब करने में, देन पावर इंटरफेयर ना करे, सिग्नल्स वगैरह उसमें भी यूज होता है, ठीक है। एंड हाई एनर्जी बैरियर है, यहाँ पे आसानी से कोई कंपनी हाई वोल्टेज सेगमेंट में एंटर नहीं कर सकती है। उसका मेन रीजन क्या है, आपको 5 से 10 साल लगता है, हाई वोल्टेज इज डेंजरस। एंड नंबर 4 इज शिफ्ट टू GIS में शिफ्ट करने की वजह से कंपनी को फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिल सकता है। देखिए क्या हो रहा है कि आजकल जगह कम बच रहा है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, जिस वजह सिटी सब में ना प्रॉब्लम है, तो उनको GIS जैसा सॉल्यूशन चाहिए, एंड यहाँ पे इनको फर्स्ट मूवर का एडवांटेज मिलता है। देन डेटा सेंटर बूम, अब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ डेटा सेंटर बूम के बारे में। एंड जियो पॉलिटिक्स, चाइना प्लस वन, मेजोरिटी जो कंपनी है इस सेगमेंट में काम करती है वो चाइना की है, तो चाइना से अगर कंपनी बचना चाहती है उनके लिए क्वालिटी पावर कैन बी अ बेस्ट अल्टरनेटिव आज के टाइम पे। अब हम लोग देखते हैं इनका फाइनेंशियल गाइडेंस एंड टारगेट्स क्या है। देखिए FY26 का इन्होंने टारगेट दिया है 700 करोड़ टू 800 करोड़, पर मेरा समझ ये है, कौन से मुझे ये समझ में आया, दे आर मोस्ट लाइकली टू ओवर अचीव 800 करोड़। लेकिन मैनेजमेंट ने क्या बोला कि Q3 के बाद हम फर्दर अगर हमें ऊपर करना होगा तो Q3 रिजल्ट के बाद ही हम करेंगे। और सेकेंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल क्या बनता है, लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कंपनी का बनता है 2000 से 2500 करोड़ का, क्योंकि मैंने आपको ऊपर देखा जो कैपेक्स वगैरह कर रहे हैं, एक जगह से 1500 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू बनेगा, दूसरा से 450 से 500 करोड़ का, तो 2000 से 2500 करोड़ का तो इनका रेवेन्यू बन सकता है। किसी ने पूछा था तो उन्होंने अप्रोक्स 4 साल बोला था, लेकिन मुझे लगता है ये कंजर्वेटिव है। अगर सब कुछ पॉजिटिव है, मैनेजमेंट का बोलना है अगले 5 से 10 साल तक तो एकदम अच्छे से चलने वाला है सब कुछ, तो उस हिसाब से इनको ये अचीव करना चाहिए। आपको लगभग कुछ नहीं तो FY28-29 में इनको ये अचीव कर लेना चाहिए। देखते हैं आगे क्या होता है। Q3 कॉल के बाद मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा ताकि मैं फर्दर आपको गाइड कर सकूं। देन अगर मार्जिन गाइडेंस देखोगे तो इन्होंने बोला था कि EBITDA का 20% का हम मार्जिन दे रहे। देखिए आज के टाइम पे आपको इनका EBITDA दिखेगा 24% का, लेकिन वो गलत है, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं उसमें ना आपको एडेड है अदर इनकम। अगर आप अदर इनकम हटा दोगे तो वो समथिंग अराउंड 18-19% का ये बनता है। उन्होंने गाइडेंस दिया है 20% का, हो सकता है थोड़ा और आगे इंक्रीज हो, लेकिन हम अपना कैलकुलेशन वगैरह करेंगे 20% के हिसाब से ही। स्पेसिफिक सेगमेंट स्पेसिफिक क्या बोल रहे हैं, क्वालिटी पावर का खुद का रहेगा 25% से ज्यादा का, मेहरू का 15% ये कर रहे हैं, एंड एंडोक्स इनका हिस्टोरिकली 20 से 25% का है। अब आते हैं फ्यूचर आउटलुक एंड क्वालिटेटिव गाइडेंस में। ऑर्डर बुक स्ट्रेटजी का मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि 12 से 14 मंथ का ज्यादा ये लेना नहीं चाहते हैं। तो की ग्रोथ ड्राइवर इनके लिए क्या है, एक हाई वोल्टेज डिमांड, एंड इसमें इनका एक तरह से बहुत ज्यादा एडवांटेज है। देन कैपेसिटी एक्सपेंशन में ऑलरेडी बता चुका हूं 9-fold इंक्रीज, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वगैरह इन्होंने किया हुआ है, दैट इज लेवरेजिंग हुएसांग GIS टेक्नोलॉजी एंड सुक्रूत टू एक्सेस बॉर्डर मार्केट्स। देन एक्सपोर्ट फोकस, टारगेटिंग रेवेन्यू स्प्लिट ऑफ 50% डोमेस्टिक एंड 50% ग्लोबल। ये एक्सपोर्ट में भी ढूंढ रहे हैं, 100 कंट्रीज में, 100+ कंट्रीज में अवेलेबल है, तो दैट कैन बेनिफिट देम। अब हम लोग कुछ Q1 Q2 का जो कन्फ्लिक्टिंग क्वेश्चन आंसर हुआ था कॉन कॉल के दौरान, उसके बारे में बात करते हैं। पहला है मेहरू का रेवेन्यू पोटेंशियल। Q1 में उन्होंने बोला था कि 450-500 करोड़ हम कर सकते हैं, वहां से एनालिस्ट के कैलकुलेशन के हिसाब से वहां पे 500 करोड़ होना चाहिए, बट मैनेजमेंट गाइडेंस दे रही है बस 300 करोड़ का। तो मैनेजमेंट ने उस पर क्या बोला कि हम 300 करेंगे रियलिस्टिक टारगेट फॉर FY26, क्योंकि हमें वहां पर रैंप अप करना है, और
उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। देन रिवेन्यू गाइडेंस वर्सेज H1 एक्चुअल्स। देखिए H1 में ऑलरेडी वो 400 करोड़ के ऑलरेडी बहुत करीब हैं, तो एनालिस्ट का बोला था कि सर आप 800 करोड़ को तो आराम से अचीव कर सकते हो, फिर भी आप 700 से 800 करोड़ का क्यों गाइडेंस दे रहे हो? तो मैनेजमेंट ने बोला कि हम थोड़ा कंजर्वेटिव है यहाँ पे। इबिटा मार्जिन गाइडेंस पे H1 एक्चुअल्स 25% है, ठीक है, फिर भी मैनेजमेंट थोड़ा सा आपको कंजर्वेटिव इबिटा गाइडेंस दे रही है। उसका मेन रीजन क्या है? अदर इनकम। जो इनका अभी आपको गाइडेंस इबिटा मार्जिन इंप्रूव दिखेगा ना, उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन अदर इनकम का भी है, जो कि इनको बाद में नहीं आएगा। अदर इनकम क्यों आया है? क्योंकि जो आईपीओ कैश इनके पास अकाउंट में है, वहां पे उनको इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं कैलकुलेशन करूंगा तो और डिटेल में बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। तो Q1 प्रॉफिट फिगर डिस्क्रिपेंसी, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि Q1 का जो प्रॉफिट का फिगर दिखा रही है वो गलत है। तो मैनेजमेंट उस पर कुछ एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दी, बोली वी विल गेट बैक टू यू ऑन दिस। एंड यूएस मार्केट एंड टैरिफ्स, तो इसमें क्या बोला कि आपका यूएस का जो रेवेन्यू वो ड्रॉप हुआ है 20% से 1 to 2% का। तो उन्होंने क्या बोला कि हमें जो बड़ा डील मिला हुआ है इंडिया एंड मिडिल ईस्ट में, उसको हम आज के टाइम पे प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि हमारे यूएस से रेवेन्यू का कुछ अभी इशू हुआ है टैरिफ की वजह से। जियोपॉलिटिक्स, इंडिया रेगुलेशन स्ट्रिक्ट चाइनीज ऑपरेशनल टेक, तो यहां पे बोला कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यूपी क्वालिटी पावर पोजिशनिंग एंड फिटेस्ट नॉन चाइनीज अल्टरनेटिव, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनके कंपिटिटर्स बहुत कम है, जो है वो चाइनीज है, तो इनको बहुत ही एडवांटेज है। अब आते हैं कुछ एनालिस्ट का क्वेश्चन आंसर। तो पहला कैश फ्लो एंड वर्किंग कैपिटल को लेके, तो यहाँ पे बोलती है कि हमारे पास ठीक ठाक कैश रिजर्व है, वहां पे प्रॉब्लम नहीं है। रिसीवेबल्स इंक्रीज फ्रॉम 136 करोड़ टू 207 करोड़, तो ये बोल रहे हैं कि हमारे सेल्स ग्रोथ के आसपास की है, तो ये भी प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% यूटिलाइजेशन यूजिंग एवरी अवेलेबल कॉर्नर ऑफ फैक्ट्री। देन बिगेस्ट चाइनीज कंपटीटर, दे फोकस ऑन वॉल्यूम ओवर मार्जिन, इनका बोलना है। एंड क्यूपी अपने क्वालिटी पावर अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देती है एंड बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, ताकि ये चाइनीज से कम्पीट कर सके। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, अगर ये बैकवर्ड इंटीग्रेट कर जाएंगे तो चाइना का प्रोडक्ट का प्राइस और इनका प्रोडक्ट का प्राइस में हार्डली 10% का फर्क रहेगा। और उतना जब फर्क रहेगा ना, तो मोस्ट लाइकली यूरोप, यूएस सब इनके प्रोडक्ट को प्रीफर करेंगे, ठीक है। अब हम लोग कुछ की रिस्क देख लेते हैं और मैनेजमेंट का उसका क्या बोला। सबसे पहला चाइनीज कंपटीशन। चाइनीज कंपटीशन में मैनेजमेंट ने ये बोला कि चाइनीज कंपनी जो वो आपको नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान देती है, हम क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, तो हमें वहां से एज मिल जाता है। देन सप्लाई चेन कांस्टेंट पे इन्होंने क्या बोला, इंडियन रॉ मटेरियल फॉर डोमेस्टिक ग्लोबल फॉर एक्सपोर्ट। एजुकेशन डिले पे इन्होंने क्या बोला कि हम 12 महीने के वैलिडिटी वाला ऑर्डर लेंगे, देन हम अपने कैपेसिटी से ऊपर का ऑर्डर नहीं लेंगे। दैट इज उनका कैपेसिटी कुछ टाइम के बाद बन जाएगा 2500 करोड़ का, तो उससे वो ऊपर का ऑर्डर नहीं लेंगे। देन आते जियो पॉलिटिक्स एंड टैरिफ। तो यूएस को लेकर उन्होंने क्या बोला कि अगर यूएस हमारे लिए टफ हो जाएगा तो हम यूरोप, मिडिल ईस्ट में अपना ढूंढेंगे व्यापार, और कहीं नहीं, ठीक है, यही बोला इन शॉर्ट। रॉ मटेरियल वोलेटिलिटी पे क्या बोला, ये तो बैकवर्ड इंटीग्रेट कर ही रहे हैं, और शॉर्ट ऑर्डर साइकिल रखेंगे 12 महीने का, जब मैं ऑलरेडी आपको ऊपर में बता चुका हूं कि ये चाहते हैं कि हमारा ऑर्डरबिलिटी बस 12 मंथ का हो। क्यों? क्योंकि अगर हम ज्यादा बड़ा बड़ा ऑर्डर ले लेंगे 2 साल वाला, तो हमें नुकसान होगा, हो सकता है रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ जाए, तो इट विल बी नॉट गुड फॉर अस। अब हम लोग जाते हैं कंपनी का फॉरवर्ड कैलकुलेशंस वगैरह करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने 3 टेबल निकाला हुआ है, तीनों टेबल को मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये बात समझिए कि मैनेजमेंट ने क्या गाइडेंस दिया है कि FY26 में हम लोग 700 से 800 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, लेकिन कंपनी ऑलरेडी 400 करोड़ के आसपास कर चुकी है, तो मोस्ट लाइकली इसको ये 8 परफॉर्म करेंगे। एंड ऑर्डर बुक भी सजेस्ट यही करता है, तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि कंपनी 800 करोड़ का रेवेन्यू करेगी FY27 में, ऑर्डर बुक सजेस्ट दैट। तो उस हिसाब से कंपनी का S2 में रेवेन्यू बनेगा 417 करोड़ का, इबिट्टा बनेगा कंपनी का 75 करोड़ का, और कंपनी का जो इबिट्टा आपको दिख रहा होगा 20% जो बोलती है कंपनी कॉन कॉल में, वो अदर इनकम को ऐड करके बोलती है। हम लोग अदर इनकम को ऐड करके नहीं बोलेंगे इबिट्टा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 18% करके निकाला हुआ है। फिर उनका अदर इनकम माइनस डेप्रीसिएशन प्लस इंटरेस्ट समथिंग अराउंड 20 करोड़ का आएगा, ये आप जाके देख सकते हो स्क्रीन पे, इतना ही बनेगा समथिंग अराउंड। 5% प्लस माइनस इधर हो सकता है। पीबीटी उस हिसाब से कंपनी का 95 करोड़ का बनेगा। H2 में पैट बनेगा 76 करोड़ का। देन आपको ईपीएस बनेगा 6.82 का, फॉरवर्ड 26 ईपीएस बनेगा 13 का, एंड फॉरवर्ड पी बनेगा 47 के आसपास का। तो कंपनी सस्ती नहीं है, सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी कतई नहीं है आज के टाइम पे। अब हम लोग क्या करते हैं, FY28 का ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन निकाल कर देखते हैं।
देखिए कंपनी ने जो कैपेक्स किया है उसके हिसाब से कंपनी को अगर ऑर्डर बुक मिला तो कंपनी 2000 से 2500 करोड़ FY28 में कर सकती है रैंप अप, ऑप्टिमिस्टिक केस में अगर उनका ऑर्डर बुक बिल्डअप अच्छे से हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, दो कैलकुलेशन करेंगे FY28 का 2000 रेवेन्यू और 2500 लेके। मैनेजमेंट कमिट नहीं किया है, मैनेजमेंट बोलती है 4 से 5 साल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मे बी दे कैन डू इन FY28, ऑप्टिमिस्टिक कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू बनेगा उनका 2000 करोड़ का, एज्यूमिंग की बैकवर्ड इंटीग्रेशन से उनका मार्जिन बढ़ जाए तो वो इबिट्टा बनेगा 400 करोड़ का। अदर एंड देन अदर इनकम माइनस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट हो जाएगा इनका 20 करोड़ का। क्यों? क्योंकि देखिए हो सकता है जो आज के टाइम पे आईपीओ कैश जिससे उनको अदर इनकम आ रहा है वो कल को ना रहे उनके पास, कहीं पे वो लगा दे, तब वहां पे तो अदर इनकम नहीं बनेगा। अदर इनकम को हमें इसीलिए इग्नोर करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कंपनी का पीबीटी बनेगा 380 करोड़ का, ठीक है। पैट 25% टैक्स लेके हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए कंपनी का ना पैट बहुत वैरी कर रही है, सॉरी टैक्स, यहाँ पे देखोगे 11%, कहीं 12%, यहाँ पे देखो 14%, 16%, 21%। तो हमें जो अपना कैलकुलेशन करना है ना, नॉर्मलाइज टैक्स रेट लेके करना है, वो 25% का बनता है। और क्या होता है ना, कंपनी का अदर इनकम यहाँ पे ज्यादा है, तो अदर इनकम ज्यादा होगा तो उस पर कम टैक्स लगेगा और वो प्रॉफिट को बूस्ट कर देती है। ये सब गेम समझिए क्या होता है। तो इनका जो प्रॉफिट सब आपको ज्यादा दिख रहा है ना, उसमें अदर इनकम का भी कंट्रीब्यूशन है और उसमें क्या होगा, टैक्स कम लगा है जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट आपको बूस्टअप दिख रहा है। तो फ्यूचर में ऐसा नहीं होने वाला है, हो सकता है इस कैश को कहीं यूज कर लेंगे, देन तो अदर इनकम इनको नहीं आएगा। तो अब वापस आते हैं, तो पैट बनेगा इनका 25% टैक्स पे लगभग 285 करोड़ का। आज के टाइम पे पैट कितना है, 122 करोड़ का। यहां पे आएंगे तो आपको दिख जाएगा पैट टीटीएम लास्ट 4 क्वार्टर का पैट होता है, क्योंकि हमें आज से देखना है कि कंपनी का सीएजीआर ग्रोथ कितना हो सकता है। उस हिसाब से कंपनी का 2 साल 2-3 महीने में 2.34x का पैट जंप आ सकता है। सीएजीआर बनेगा 47% का, पेग बनेगा 1.21 का। एंड आपको सपोज करते हैं कि कंपनी मिल जाएगी 316 रुपए के दाम पे और पी रहेगा 30 उसके टाइम पे, तब उसका पेग रेशियो बनेगा 0.64। तो इस हिसाब से अगर आप आज के टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करें तो कंपनी महंगी है, इसका पेग रेशियो 1.21 का बनता है। फॉरवर्ड पी 6 महीने बाद का 747 का बनता है। तो इस हिसाब से कंपनी आज के टाइम पे तो थोड़ी महंगे वैल्यूएशन पे है, आपको देखा जाए तो, ठीक है। और अगर हम लोग ऑप्टिमिस्टिक प्लस प्लस कैलकुलेट कर ले, डेट ये 2500 करोड़ का रेवेन्यू कर दे FY28 में, तो उस हिसाब से कंपनी का पैट बनेगा 360 करोड़ का, पैट जंप आएगा 2.95 का, 64% का सीएजीआर बनेगा और पेग रेशियो बनेगा 0.89 को। तो यहां से जाके कंपनी थोड़ी सस्ती लगती है, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग, वी आर बीइंग टू मच ऑप्टिमिस्टिक। हम इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो सकते हैं, हमें थोड़ा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा। मैनेजमेंट ने ये कतई कमिट नहीं किया है कि हम FY28 में ये नंबर डिलीवर कर सकते हैं, तो हमें इस कंपनी को क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। Q3 के नंबर के बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कंपनी डायरेक्शनली किधर जा रही है। मैनेजमेंट ने क्या बोला कि अगर हम गाइडेंस को रेज करेंगे तो Q3 के नंबर के बाद हम रेज कर सकते हैं। तो आज के टाइम से अगर आप मुझे बोलो तो कंपनी मुझे उतना लुक्रेटिव डील पे नहीं लगता है, क्योंकि आप एक बात समझो, ये बियर मार्केट है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भरा पड़ा है। मेरा ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दिया हूं ऊपर, आप देख सकते हो। लेकिन आप ये समझो आज के टाइम पे बहुत सस्ती अपॉर्चुनिटी बहुत जगह अवेलेबल है। तो क्वालिटी पावर क्यों? देखिए क्वालिटी पावर खराब कंपनी नहीं है, बहुत सारा अच्छा सेक्टर से ये काम डील करती है एंड इनका क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, जैसे नाम में क्वालिटी है ना, प्रोडक्ट भी इनका क्वालिटी वाला है, हाई वोल्टेज प्रोडक्ट है, बैरियर टू एंट्री बहुत है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, प्रोडक्ट्स भी इनके बहुत अच्छे हैं, बस वैल्यूएशन इनका उतना अच्छा नहीं है। एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, हर अच्छा कंपनी अच्छा इन्वेस्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है। ये अच्छा कंपनी है, अच्छा इन्वेस्टमेंट आज के टाइम पे नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपको बियर मार्केट है, बियर मार्केट में आपको बहुत सस्ती अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यही अगर कंपनी आपको बुल मार्केट में मिलता देन इट वुड हैव बीन ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट आज के मार्केट के हिसाब से ये उतना अच्छा अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप ये बात समझो। मुझे ऐसा लग रहा है, मैं गलत भी हो सकता हूं। और हाँ, फाइनली मैं इस वीडियो को कंक्लूड करता हूं। होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने बहुत डिटेल में कवर किया है। और अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। बाय।